नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो किसी पुरानी इंजीनियरिंग गाइडबुक के पन्नों जैसे लगते हैं। ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन के बारे में ढेर सारे तकनीकी सवाल जवाब। और ये सवाल आप कह सकते हैं कि हमें उस दौर की एक कमाल की कहानी सुनाते हैं। हाँ। वो कहानी कि कैसे एक तस्वीर हवा में मीलों का सफर तय करती थी, फिर हमारी छतों पर लगे एक एल्यूमिनियम के ढांचे से टकराती थी, और एक बक्से के अंदर जाकर जादू की तरह एक कांच के पर्दे पर रोशन हो जाती थी। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ पुर्जों को समझना नहीं बल्कि उस तस्वीर का पीछा करना है। उसके पूरे सफर को देखना है। हाँ, दूरदर्शन के टावर से लेकर हमारी आंखों तक। तो चलिए सफर के हर मोड़ को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहली जगह से जहां ये अदृश्य सिग्नल पहली बार किसी ठोस चीज से टकराता था। हमारी छत पर लगा एंटीना। हाँ, एंटेना। स्रोत में खास तौर पर यागी एंटेना का जिक्र है। उसका डिजाइन बड़ा अजीब सा होता था, कई सारी डंडियां, वो सब क्यों थी? वो अजीब सा डिजाइन असल में बहुत इंटेलिजेंट था। आप उसे सिग्नल पकड़ने वाला एक फनल या कीप समझ सकते हैं। फनल, अच्छा। इसमें जो अलग अलग लंबाई की एल्यूमिनियम की छड़ें होती थीं, सबका अपना एक खास काम था। सबसे पीछे वाली जो मोटी छड़ थी, जिसे रिफ्लेक्टर कहते थे, हाँ हाँ। वो पीछे से आने वाले फालतू सिग्नल को, मतलब नॉइज को रोकती थी। ओके। और आगे की जो पतली छड़ें थी, जिन्हें डायरेक्टर्स कहते थे, वो दूर से आ रहे कमजोर सिग्नल को खींचकर एक जगह फोकस करती थी। और वो सारा फोकस उस एक खास पॉइंट पर होता था जहां से तार टीवी में जाता था, है ना? एकदम सही। उसे ड्रिवन एलिमेंट कहते थे। तो ये सारी डंडियां मिलकर एक टीम की तरह काम करती थी, ताकि एक साफ और मजबूत सिग्नल पकड़ा जा सके। और इसमें एक मजेदार सामाजिक पहलू भी था जो आपने बताया। हाँ, कि एक मोहल्ले में सारे एंटीना एक ही दिशा में मुंह करके खड़े रहते थे। वो एक तरह से उस दौर का साइलेंट स्टेटस अपडेट था कि पूरा मोहल्ला एक ही चीज देख रहा है। बिल्कुल, एक मूक सहमति कि आज चित्रहार ही देखा जाएगा। अच्छा, स्रोत में प्रथम बैंड और फ्रीक्वेंसी की भी बात है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि हवा में एक अदृश्य हाईवे बना हुआ है। तो सरकार ने तय कर दिया था कि दूरदर्शन की गाड़ी सिर्फ लेन नंबर 1 यानी बैंड आई में ही चलेगी, ताकि वो दूसरे रेडियो सिग्नल्स की गाड़ियों से ना टकराए। हाँ, आज हमारे पास सैकड़ों लेन वाला एक्सप्रेसवे है, तब सिर्फ कुछ गिनी चुनी गलियां थीं, और एंटीना से टीवी तक सिग्नल लाने वाली जो फीडर लाइन थी, वो उस गली से हमारे घर तक आने वाली पर्सनल सड़क थी। बिल्कुल, अगर वो सड़क खराब है तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, घर तक ठीक से नहीं पहुंचेगी। मतलब तस्वीर खराब आएगी। तो सिग्नल ने अपना बाहरी सफर पूरा कर लिया है, एंटीना ने उसे पकड़ लिया है, और फीडर लाइन के जरिए अब वो टीवी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन अंदर तो एक पूरी फौज उसका इंतजार कर रही होगी। हाँ, जिसका काम है इस कच्चे बिगड़ैल सिग्नल को तराशकर एक साफ सुथरी तस्वीर में बदलना। इस फौज का सबसे पहला और सबसे स्मार्ट सिपाही कौन था? स्रोत में एजीसी का जिक्र है। एजीसी, हाँ, मतलब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये सिर्फ एक सर्किट नहीं था, आप समझिए कि ये उस दौर का यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन था। अच्छा। ये वो गुमनाम हीरो था जिसने टीवी देखने को आरामदायक बनाया। इसके बिना टीवी देखना तो एक लगातार चलने वाली लड़ाई होती। मुझे याद है, कभी कभी चैनल बदलते ही या बादल आते ही तस्वीर एकदम से भभक उठती थी या बिल्कुल धुंधली हो जाती थी, और फिर घर में कोई चिल्लाता था, अरे टीवी ठीक करो। और तब भागकर नॉब घुमाना पड़ता था। हाँ, एजीसी ने उसी मुसीबत को खत्म कर दिया। वो टीवी का एक इंटेलिजेंट मैनेजर था जो लगातार सिग्नल की ताकत पर नजर रखता था। ओके। अगर सिग्नल मजबूत है तो वो टीवी के एम्पलीफायर की ताकत यानी गेन को खुद ब खुद कम कर देता था, और अगर सिग्नल कमजोर है तो गेन बढ़ा देता था। नतीजा ये होता था कि स्क्रीन पर तस्वीर की चमक लगभग स्थिर रहती थी। उसने टीवी को एक स्मार्ट डिवाइस बनाया जो खुद माहौल के हिसाब से ढल जाता था। वाह। और एक और नॉब था जिसे घुमाने में बड़ा मजा आता था, कॉन्ट्रास्ट। उससे घुमाते ही तस्वीर एकदम उभर कर आती थी। ऐसा लगता था जैसे किरदारों ने ज्यादा काले कपड़े पहन लिए हों। ये ब्राइटनेस से कैसे अलग था? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, उभरना। ब्राइटनेस पूरी तस्वीर पर एक टॉर्च मारने जैसा है, सब कुछ एक साथ रोशन हो जाता है। ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट तस्वीर के भीतर ही एक लड़ाई छेड़ देता है, सफेद और काले के बीच। अच्छा। ये वीडियो सिग्नल की तीव्रता को कंट्रोल करता था। जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते थे तो ये सफेद को और चमकीला और काले को और गहरा बना देता था, जिससे तस्वीर में एक 3D जैसी गहराई या डेप्थ आ जाती थी। और कम करने पर सब कुछ चपटा धुला धुला सा लगता था। बिल्कुल।
सही कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का संतुलन बनाना ही अच्छी तस्वीर देखने की एक कला थी। तो सिग्नल अब AGC से स्थिर हो चुका है, कॉन्ट्रास्ट से तराशा जा चुका है और अब वो अपने सफर की आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाला है। वो जगह जहां ये अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक करंट वापस रोशनी और तस्वीर में बदलेगा, पिक्चर ट्यूब। हाँ, जहां असली जादू होता था। वो बड़ा सा भारी सा कांच का पुर्जा जो टीवी का चेहरा था। स्रोत में पूछा गया है कि इसका मुख्य काम क्या है। सीधी सी बात है, तस्वीर दिखाना। पर यह होता कैसे था? स्कैनिंग और रास्टर जैसे शब्द हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के लगते हैं। और यकीन मानिए, इसके पीछे का विज्ञान किसी जादू से कम भी नहीं है। पिक्चर ट्यूब, जिसे कैथोड रे ट्यूब या CRT भी कहते हैं, उसके पिछले पतले हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। एक बंदूक। हाँ, ये बंदूक गोलियां नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बहुत पतली किरण फेंकती है। किस पर? टीवी की स्क्रीन पर, लेकिन अंदर की तरफ से। स्क्रीन पर फॉस्फर नाम के केमिकल की एक परत होती है। फॉस्फर? जी। इस केमिकल की खासियत है कि जैसे ही कोई तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, ये चमक उठता है, एक छोटा सा रोशनी का बिंदु बन जाता है। 1 मिनट, तो लाखों चमकते हुए बिंदु मिलकर तस्वीर बनाते हैं, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन की किरण पूरी स्क्रीन पर तस्वीर कैसे बना सकती है? यहीं पर स्कैनिंग का रोल आता होगा। ठीक यहीं पर इलेक्ट्रॉन गन के ठीक आगे एक डिफ्लेक्शन योक होता है, जो असल में एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एक चुंबक। हाँ, ये चुंबक उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक पिचकारी की तरह इस्तेमाल करता है और उसे अविश्वसनीय तेजी से स्क्रीन पर बाएं से दाएं एक लाइन में फेंकता है, फिर झट से नीचे आकर अगली लाइन, फिर अगली लाइन। अरे वाह! ये ठीक वैसा है जैसे हमारी आंखें किसी किताब को पढ़ती हैं। बिल्कुल, लाइन बाय लाइन। और ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमारी आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती और हमें एक पूरी रोशन स्क्रीन दिखती है। इसी पेंटिंग की प्रक्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। मतलब एक चुंबक स्क्रीन पर तेजी से एक इलेक्ट्रॉन की पिचकारी घुमाकर तस्वीर बना रहा है। ये तो वाकई विज्ञान से ज्यादा जादू लगता है ही। और रास्टर क्या था? मुझे याद है, चैनल ना आने पर स्क्रीन पर जो सफेद रोशनी दिखती थी, क्या उसे रास्टर कहते थे? बिल्कुल, वो रास्टर ही तो खाली कैनवस है। खाली कैनवस। हाँ, जब कोई सिग्नल नहीं होता तब भी इलेक्ट्रॉन बीम पूरी स्क्रीन पर घूमकर सिर्फ रोशनी की लाइनें बनाती है। यही पैटर्न रास्टर है। अच्छा। जैसे ही वीडियो सिग्नल आता है, वो इस इलेक्ट्रॉन गन को कंट्रोल करने लगता है। सिग्नल बताता है कि बीम को कहाँ तेज होना है, जहां तस्वीर में सफेद हिस्सा है, सही, और कहाँ धीमा या बंद हो जाना है, जहां काला हिस्सा है। और इसी तरह उस खाली कैनवस पर हमारी तस्वीर बन जाती है। कमाल है। हर सेकंड में दर्जनों बार एक पूरी की पूरी तस्वीर इस तरह पेंट की जाती है। जी। स्रोत में एक और शब्द है EHT। ये क्या था? EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ये वो महाशक्ति है जिसके बिना ये सारा जादू हो ही नहीं सकता। एक्स्ट्रा हाई टेंशन? हम यहाँ हजारों वोल्ट के करंट की बात कर रहे हैं। यही हाई वोल्टेज उस इलेक्ट्रॉन गन को इतनी ताकत देता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गोली की रफ्तार से स्क्रीन पर फेंक सके। ये उस पूरी प्रक्रिया का, आप कह सकते हैं, पावर हाउस था। मुझे याद है, हमारे घर में टीवी के पीछे वाले उस हिस्से को मौत का कोना कहते थे। पिताजी सख्ती से मना करते थे कि अगर टीवी के पीछे कोई खिलौना भी चला जाए तो खुद मत निकालना। हाँ, हर घर में यही होता था। उस चेतावनी, खतरा, हाई वोल्टेज में वाकई दम था। बिल्कुल था। वो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शानदार लेकिन खतरनाक उदाहरण था। और ये पूरी प्रक्रिया हमें उस सवाल पर लाती है जो स्रोत में भारत में टेलीविजन के विकास के बारे में पूछा गया है। हाँ, ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं था। सही बात है, ये समाज का भी विकास था। उस दौर की तकनीक ने हमारे अनुभव को कैसे गढ़ा, मतलब एक एंटीना, एक चैनल और शाम के कुछ घंटे का प्रसारण। इसी ने टीवी को एक सामुदायिक अनुभव बनाया। बिल्कुल। जब रामायण या क्रिकेट मैच आता था तो वो एक व्यक्तिगत मनोरंजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन जाता था। पूरा मोहल्ला एक घर में इकट्ठा होता था। हाँ, टीवी देखना एक पारिवारिक और सामाजिक गतिविधि थी। एक तरह से तकनीक की सीमाओं ने हमें एक दूसरे से जोड़ा। और आज की दुनिया बिल्कुल उलट है। हर हाथ में अपनी स्क्रीन, हजारों चैनल, अनगिनत स्ट्रीमिंग सेवाएं। तकनीक ने हमें अनगिनत विकल्प दिए हैं, लेकिन उस सामुदायिक अनुभव को एक व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया है। बिल्कुल। पहले कंटेंट तय करता था कि हम कब टीवी देखेंगे, आज हम तय करते हैं कि हमें कब कौन सा कंटेंट देखना है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। उस एक स्क्रीन से लेकर आज हर जेब में एक स्क्रीन तक का सफर। बहुत बड़ा। तो आज हमने उस तस्वीर का पूरा सफर देखा,
एंटीना पर एक सिग्नल के रूप में उतरने से लेकर एजीसी और कॉन्ट्रास्ट से संवरने तक। और फिर पिक्चर ट्यूब के अंधेरे में इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए एक रोशन तस्वीर में बदलने तक। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग हिस्सों के सटीक तालमेल से एक इतना जटिल सिस्टम काम करता था। हर पुर्जा अपनी जगह पर एक सिपाही की तरह तैनात था। बिल्कुल। अच्छा, आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार पर बात करते हैं। जरूर। स्रोत में ऑपरेटिंग और सर्विसिंग कंट्रोल्स का जिक्र है। पुराने टीवी में कुछ नॉब्स बाहर होते थे जिन्हें हम यानी यूजर्स खुद एडजस्ट कर सकते थे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वॉल्यूम। हाँ। और कुछ कंट्रोल्स जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होल्ड टीवी के पीछे होते थे, जिन्हें कभी कभी लोग पेचकस से छेड़ने की हिम्मत कर लेते थे। हाँ, तस्वीर के ऊपर नीचे लुढ़कने पर लोग उसे खुद ठीक करने की कोशिश करते थे। एक तरह से हम अपनी डिवाइस के साथ थोड़ा बहुत इंटरैक्ट कर सकते थे, उसे सुधार सकते थे। सही कहा। और आज के हमारे स्लिम टीवी या स्मार्टफोन एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हाँ, बिल्कुल। खूबसूरत हैं, पतले हैं, चलाने में आसान, पर पूरी तरह से बंद। हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं पर उन्हें खोल भी नहीं सकते। बैटरी बदलने के लिए भी हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या तकनीक के ज्यादा सरल और यूजर फ्रेंडली होने की प्रक्रिया में हम उसके काम करने के तरीके की बुनियादी समझ से दूर होते जा रहे हैं? क्या सुविधा की कीमत हम अपनी तकनीकी जिज्ञासा और समझ को खोकर चुका रहे हैं? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज